हेलो स्टूडेंट्स, फास्ट इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम। आज हम लोग क्लास 12th में की टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में हम एक डेरिवेशन इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को समझा चुके हैं। वो डेरिवेशन था एक लॉन्ग वायर जो यूनिफॉर्मली चार्ज था, उसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक लंबे सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है, हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको टॉपिक वाइज पूरी वीडियो क्लियर मिलती रहे। आज हम लोग गॉस थ्योरम की तीसरी वीडियो में एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट। मतलब कि एक समान रूप से आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान रूप से आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट। ठीक, तो हम लोग सीधे अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास एक प्लेट है, वो प्लेट कैसी है, एक समान रूप से आवेशित है, मतलब कि ये प्लेट यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये प्लेट हमारी कैसी है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके कारण हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता है कि हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी फिगर में अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो हमको गॉसियन सरफेस खींचना पड़ता है। तो इस प्लेट में हमको गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से खींचना पड़ेगा, जो कि किस शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। क्लियर। अब हम लोगों ने गॉसियन सरफेस खींच लिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें देखिए हमारे पास एक सरफेस ये है और ये भी सरफेस है, किनारा। जैसे एक सिलेंडर होता है तो सिलेंडर का गोल वाला भाग और एक किनारे वाला पार्ट, दोनों कैसे होते हैं, सरफेस होते हैं। तो हम लोग यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 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 सब जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखिए ये अगर हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है, तो हम लोग सब जगह देखते हैं कि फ्लक्स क्या होगा। पहले फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ए पर देखते हैं। प्लस के कारण ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, आउटवर्ड होती है। और अगर इसी पर हम परपेंडिकुलर मतलब लंब खींचे तो डी ए किधर होगा, बाहर की ओर होगा। मतलब यहाँ के इनके बीच बना एंगल 0 डिग्री। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर। और यहाँ परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो भी इस तरह से होगा। यहाँ भी थीटा कितना डिग्री बना, 0 डिग्री। और अगर हम यहाँ देखें तो प्लस के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर होगी। और अगर हम इस पर परपेंडिकुलर खींचे तो परपेंडिकुलर इस तरह से खींचेंगे ना, तो हमारे पास एंगल कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। सेम हेयर इसी तरह हम यहाँ भी देखेंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो एंगल कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। क्लियर। तो हम लोग क्या करें, हमको टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है वो टोटल फ्लक्स निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू क्या करें, फाई ए, फाई बी, फाई सी और फाई डी, इस तरह से कर लें। तो देखिए हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन जब करते हैं तो हम इस तरह से सबको लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए जब हमारे पास ये है तो हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे। देखिए जिसे डी फाई है तो यहाँ डी फाई का क्या होगा, फाई ई। और यहाँ हम खोलेंगे तो फाई ए बराबर क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर। और यहाँ फाई बी का होगा ई डी ए कॉस थीटा। और सी पर होगा ई डी ए कॉस थीटा। और यहाँ पर भी होगा हमारे पास डी पॉइंट पर ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए सी और डी पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जब थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू 0, ये 0 और ये 0 हो जाएगी। तो हमारे पास खाली ये दोनों ही बचेगा ना, क्योंकि ए पॉइंट पर थीटा 0 है, बी पॉइंट पर थीटा 0 है। तो यहाँ जब दोनों जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए डी ए प्लस ई बी डी ए। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि जो काम यहाँ होता है वही काम सेम यहाँ होगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू 2 ई डी ए। क्लियर। अब ई को अगर हम बाहर निकाल लें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इंटीग्रेशन 1 डी ए। क्लियर। फाई ई इज इक्वल टू, अब जब हम फाई ई इज इक्वल टू 2e और इसका डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास खाली आएगा ए। क्लियर। अब हम क्या, वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट फाई ई इज इक्वल टू, हम लोग गॉस थ्योरम में प्रूफ कर चुके थे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ फाई ई है
ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर हम लोग क्या लग सकते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम लोग गॉस थ्योरम में ये जान चुके हैं कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2e इंटू ए, और हम 2e को नीचे भेजें तो हमारे पास आएगा e इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब देखिए, हमें पता है कि अगर कोई सरफेस होता है जिसमें एरिया होता है तो हम लोग जान चुके हैं कि उसमें हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो ए को इधर भेजेंगे तो क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए। अब जहाँ क्यू है वहाँ हम ये लिख सकते हैं, तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा ए अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो गया तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण मिल गया, एक प्लेट के कारण। क्लियर। तो हम लोग ने ये सीखा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग प्लेट के कारण कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कि अगर हमको ये प्लेट के सरफेस पर अगर है तो ये निकालेंगे, अगर प्लेट के किनारों पर, यहाँ किनारे पर पूछा जाए, खाली किनारे पर, तो हम लोग लगाएंगे ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। ये था हमारा एक डेरिवेशन। अब हम लोग दूसरा डेरिवेशन देखते हैं इसी में। ए जो हमारे पास दूसरा डेरिवेशन है वो डेरिवेशन है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फेयर, यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फेयर। इसके कारण हमको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्लियर। तो हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग ने देखा कि अगर हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, एक गोला है खोखला, इस खोखले गोले को हमने सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो जैसे ही प्लस क्यू सेंटर पर रखा तो अंदर तो खोखला है, तो प्लस से किरणें बाहर निकलती हैं ना, तो सारी किरणें जाके कहाँ, उसके सरफेस पर इकट्ठा हो जाएंगी। मतलब ये गोला कैसा हो जाएगा, एक समान रूप से आवेशित हो जाएगा। अब इस गोले के कारण हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम इसमें क्या खींचे, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस देखिए हम लोग कैसे खींच सकते हैं, इस तरह से खींच सकते हैं कुछ गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस खींच लिया गया। तो जैसे हम गॉसियन सरफेस बाहर खींच सकते हैं, उसी तरह हम गॉसियन सरफेस अंदर भी तो खींच सकते हैं। ठीक। तो देखिए, जैसे यहाँ से इस गोले की रेडियस क्या थी, मान लीजिए हमारे पास थी ए स्मॉल वो कैपिटल आर। ठीक। तो हमारे पास अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में 3 गोले हैं, तो तीनों की रेडियस देख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया कैपिटल आर डैश, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्मॉल आर। ठीक। ये है हमारा ए पॉइंट, ये है हमारा बी पॉइंट, और ये है हमारा सी पॉइंट। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमारे पास आएगा फाई इज इक्वल टू ई डी ए। क्लियर। ई को हम बाहर निकाल लें तो फाई ई इज इक्वल टू आएगा ई इंटीग्रेशन 1 DA, और हमें पता है कि फाई ई इज इक्वल टू ई, और इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, ए। और हमें पता है कि ए क्या होता है, 4πr²। तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4πr², क्योंकि ए है एरिया और गोले के सरफेस का एरिया 4πr²। और हमें पता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग वी नो दैट फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग गॉस थ्योरम में प्रूव कर चुके थे। तो हम लोग देखते हैं जहाँ फाई ई है वहाँ क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4πr²। क्लियर। अब हम इसको नीचे भेजें तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। ये हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं कहाँ पर। अब हमको देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुकी, लेकिन हमको ए पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ से लेकर दूरी कितनी है, कैपिटल आर। तो हम यहाँ क्या लिख दें, कैपिटल आर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एट पॉइंट ए। तो ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। क्लियर। लेकिन अगर हम कहें पॉइंट बी पर तो खाली दूरी का ही तो डिफरेंस है ना, तो हम लिखेंगे एट पॉइंट, अगर हम बी पर कहना चाहें तो आएगा ई बी इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर डैश का स्क्वायर। क्लियर।
ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हम यही कहें कि हम अंदर सी पॉइंट पर निकालें, तो अंदर ये खोखले गोले के ये पॉइंट अंदर है ना, मतलब सी पॉइंट इस गोले के अंदर है, तो हम कैसे निकालेंगे? एट पॉइंट सी पर अगर हम देखें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि गोला तो अंदर से खोखला है, तो खोखले गोले में चार्ज क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? जीरो होगी। जब क्यू की वैल्यू जीरो होगी, जब यहाँ क्यू होगा नहीं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या आता है? क्यू बाई आर स्क्वायर। जब क्यू की जगह जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी। तो हम ये समझ लेंगे कि किसी भी खोखले गोले में, अगर कोई खोखला गोला है तो खोखले गोले के अंदर हर एक जगह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? शून्य। यहाँ सेंटर पर, अगल बगल हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगी, यहाँ पर भी शून्य होगी। बस खाली वो पॉइंट सरफेस पर ना हो, सरफेस के अंदर अगर 1 इंच भी चला गया तो वहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य होगी। खोखले गोले के भीतर, खोखली चीज़ों के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती हो, क्योंकि वहाँ पर क्यू की वैल्यू जीरो होती है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं सभी जगह पर। अब देखते हैं जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं, जीरो से लेकर यहाँ सेंटर से लेकर सरफेस तक आते हैं, तो सेंटर से लेकर यहाँ तक आने में ये तो खोखला है ना, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में यहाँ 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 सब जगह जीरो है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी ही नहीं। लेकिन जैसे ही सरफेस पर पहुँचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलने लगेगी, और जैसे और दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमको घटता चला जाएगा। तो अगर हम देखें तो इसके बीच में अगर हम देखें ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो हम लोग ग्राफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसमें ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे वो देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब देखिए अगर हमारे पास क्या है कि एक खोखला गोला है, ये खोखला गोला कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर? ये पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पर अगर हम चलेंगे तो ये हमारा है मतलब डिस्टेंस, और ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए जब मूल बिंदु से लेकर ऐसे चल रहे हैं, जब मूल बिंदु मतलब ये मूल बिंदु से चलते चले गए, तो जब सरफेस तक पहुंचे तब तक तो हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन जैसे सरफेस पर पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारी क्या हो गई? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ये तीर बना ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो गई, और जैसे ही सरफेस से बाहर निकले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी घटती चली गई। क्लियर? तो हम ये देखते हैं कि जब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो कैसे इसमें काम होता है। हमारे पास किसी भी खोखली चीज़ के भीतर हमेशा हर एक जगह पर ई का मान जीरो होगा, ई की वैल्यू शून्य होगी, क्योंकि खोखले गोले के अंदर कहीं भी क्यू की वैल्यू होगी ही नहीं, क्यू की वैल्यू शून्य होगी। और सेंटर से लेकर यहाँ सब जगह जीरो होगी, लेकिन सरफेस पर आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैक्सिमम होगा। देखिए सरफेस जैसे यहाँ से आते आते जैसे सरफेस पर पहुँचे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फटाक से बढ़ गई, मैक्सिमम हो गई। और अब जैसे ही आगे जाएंगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली लाइन है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू धीरे धीरे कैसी हो गई? घटती चली गई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज ई इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल 1/r²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती चली जाएगी। क्लियर दोस्तों? तो आज हम लोगों ने गॉस थ्योरम के 2 एप्लीकेशन के बारे में समझा, एक प्लेट के बारे में और एक हॉलो स्फीयर के बारे में। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के बारे में, मतलब ठोस अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को सीरियल वाइज देखिए, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।